जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को बनाया गया समिति का प्रमुख। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भरे पर्चे। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन में खींचतान जारी। बीमा भारती की पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और भाजपा में बार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। भाजपा बोली कांग्रेस ने नियम कायदों को उड़ाई धज्जियां। अपीलीय ट्राइब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक मामले में दाखिल किया पहला आरोप पत्र। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया आरोपी। प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में पेश। दिल्ली शराब घोटाले में और बड़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। ईडी के सामने पेश हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर फिर बोला हमला। कहा कि किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। सामने आई माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट। हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण। मौत की न्यायिक जांच कर रही टीम ने बांदा जिले का किया दौरा। उधर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार सुपुर्दे खाक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे PV प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया।
राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस मौके पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सस्पेंड ऑर्डर के 33 महीने के बाद उनके अपील को डिसमिस करने के 10 महीने बाद तक भी कांग्रेस पार्टी सो रही थी। कितने रिमाइंडर्स आए टैक्स पे करने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ऐसा मानो कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और देश के जो कानून के ऊपर है और उसका कंप्लायंस करना उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स के रिकवरी के लिए जो प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 226(3) अंडर 226(3) उसमें प्रावधान है कि इनकम टैक्स रिकवरी के प्रोसेस शुरू करे। उसी के रिकवरी के प्रोसेस जब शुरू किया तो भागकर कांग्रेस पार्टी जो ट्रिब्यूनल के पास जाती है, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के पास, और उसके बाद भी उसको कोई राहत नहीं मिलती है। 8 मार्च 2024 को इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल से भी उसको कोई राहत नहीं मिली और उसको टैक्स पे करने के लिए कहा गया कि उसका भुगतान किया जाए। कांग्रेस पार्टी फिर जाती है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और 13 मार्च को वो भी उनके अपील को खारिज कर देती है। तो जो केस उठा रहे हैं 2017-18 असेसमेंट 17-18 फाइनेंशियल ईयर के बारे में, उसकी पूरी जो कागजात है सब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने उनको हर तरह से प्रोवाइड किया है। आखिर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया है, क्या उल्लंघन किया है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है जो हर टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, वो उनके लिए भी किया गया। लेकिन उन्होंने इसके ज्यादा इसको महत्व नहीं दिया और फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी इनको फटकार मिली और इसीलिए अंडर 226(3) इनकम टैक्स ने रिकवरी का प्रोसेस किया और उनको जो बात। तो बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम बोल रहे थे, कांग्रेस को जो बार बार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसी का वो जवाब दे रहे थे कि किस तरह से वो बार बार इस पर नकार रही है और पूछ रही है कि उनको नोटिस क्यों आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो, आप जाएं और पेश हों और बात को साफ करें कि आखिर उनके पास इनकम टैक्स के नोटिस क्यों आ रहे हैं। और बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं, जहां आरएलडी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। चौधरी चरण सिंह जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं।
और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने दिवंगत पिता को सम्मान मिलने पर खुशी जताई। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न 2024 से पुरस्कृत किया गया। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे आज? नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक ओनली लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। और दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन में सुनीता ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता से आशीर्वाद मांगा है। कैंपेन पर दिल्ली के भाजपा नेता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल एक कैंपेन लॉन्च किया था, केजरीवाल को आशीर्वाद। उस कैंपेन की क्या स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी। सर, कल एक कैंपेन लॉन्च किया था और जो खबर आ रही है कि उस कैंपेन का एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है। जब भी आजकल कोई कहेगा केजरीवाल को आशीर्वाद दो, तो दिल्ली की जनता के लिए भ्रष्टाचारी को आशीर्वाद देने को बोल रहे हैं, जिसने दिल्ली को गंदे पानी से, टूटी गलियों से, टूटी सड़कों से, बुजुर्गों के बंद पेंशन से, राशन कार्ड न बनाने से, गंदी यमुना से, जिसने दिल्ली को ऐसा रुलाया है कि उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो लोग उनको आशीर्वाद थोड़ी देंगे। अभी तो लोग अभिशाप दे रहे हैं। और उन्होंने जो नंबर कुछ जब सर्कुलेट हुआ ना, तो कई लोग ऐसे लिखते पाए गए, पहले पैसा जमा करो लूट का। और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के इस झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के जाल में अभी तड़फड़ा रहे हैं। जैसे इनको मौका मिलेगा ना, अब अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की कोई संवेदना नहीं है। दूसरी बात, कहां है आम आदमी पार्टी के लोग, कहां है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? वो क्यों नहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए? पत्नी को ही क्यों मांगना पड़ रहा है? इतना बड़ा कैंपेन, इतनी बड़ी लोकप्रियता, फिर एक करप्शन, वो बता रहे हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो उनकी गिरफ्तारी गलत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है इस कैंपेन पर भी सवाल उठेगा। और भ्रष्टाचारी का कैंपेन नहीं होता है, कैंपेन प्रत्याशी का होता है, कैंपेन किसी सरकार का होता है। जब कोर्ट में आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो ऐसा कुछ बात नहीं कहा। वो तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो मान के चल रहे हैं कि मैं तो गया। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से जेल में रखा गया है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। देखिए, जनता के सामने दो विचार स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, भ्रष्टाचारी को लाओ, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, अपराध हटाओ, आतंकवाद हटाओ। जनता को जो पसंद होगा उसके लिए आगे बढ़े। धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से इस मामले में पूछताछ कर रही है। कैलाश गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के समय केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल की मदद नहीं करने की बात कही थी। हालांकि आंकड़े तमाम आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि की मंजूरी मिली और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 1000 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 100 करोड़, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 403 करोड़ 53 लाख, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि हिमाचल प्रदेश को आवंटित की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं बजट सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में हिमाचल सरकार ने बताया था कि राज्य को 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार से 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न मुद्दों में 19,282 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र ने हिमाचल को पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि मुहैया कराई और ऐसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से समझ से परे है। माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। ध्यान रहे कि मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद मुख्तार को वहां लाया गया था। और माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के दौरान समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने से अफरा तफरी मच गई और इसके बाद गाजीपुर डीएम आरेका आखोरी ने कहा है कि जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सभी की वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र अद्वितीय है और भारत को कानून के शासन के संबंध में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को सशक्त, जनहितैषी और स्वतंत्र बताया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत को मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बताया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत को कानून के राज पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति के इस वक्तव्य को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान सोशल कैपिटल की टू विकसित भारत विषय पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान में उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आज एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है और हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की सोच को लेकर चल रहे हैं। Our judicial system should be exist, and our judiciary has vindicated its final strength, its independence,
We don't need to be taught lessons in rule of law. Bharat being a global leader means we vindicate that motto. One earth, one family, one future. इस अवसर पर IIPA के महानिदेशक SN त्रिपाठी ने कहा कि उपराष्ट्रपति के मार्गदर्शन में संस्थान आज उत्कृष्टता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। IIPA is contributing as think tank under your benevolent guidance, sir. We are among top 20 IGOT courses which has been listed by the Accessibility Commission. We are among the top 5 contributors in IGOT. I compliment my faculty for making us reach there. इस मौके पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव और महानिदेशक NCGG V श्रीनिवास ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने जो व्याख्यान दिया वो काफी प्रेरणादायी रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस ऐतिहासिक मूवमेंट पर बहुत बधाई। उन्होंने कई किताब का विमोचन किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन जी, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कोविड-19 गवर्नेंस चैलेंजेस इन इंडिया, और कुछ एक जर्नल केस स्टडीज का भी विमोचन किया है। कार्यक्रम के संचालक और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के रजिस्ट्रार अमिताभ रंजन ने उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए उद्बोधन को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बताया। उन्होंने अपने भाषण में हाईलाइट भी किया कि जो यंगर जनरेशन है हमारी, उनको ओकेजन रहेगा 2047 में राइजिंग इंडिया को देखने का। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जो नेशनलिज्म है ये ऑप्शनल नहीं है, नेशनलिज्म सबके लिए होना चाहिए, सारे भारतीयों के दिल में होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान IIPA के प्रतिष्ठित प्राध्यापकों की पुस्तकों और जर्नल का विमोचन भी किया गया। 2047 का जो भारत हमारा होने जा रहा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो बीजारोपण है, जो सीड्स हैं, वो बहुत बेहतरीन ढंग से भारत रत्न राधाकृष्णन के विचार शैली से सामने निकल कर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एक ऐसी किताब है जो बात करती है इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर अभी तक कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स चेंज हुए और कैसे आज की डेट में भारत अग्रसर है प्रगति की ओर। गौरतलब है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 1860 की स्थापना सोसाइटी अधिनियम के तहत 29 मार्च 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। ये संस्थान लोक सेवकों को शासन के कार्य के प्रबंधन के लिए आवश्यक डोमेन ज्ञान, कार्यात्मक कौशल और व्यावहारिक दक्षता देने का काम कर रहा है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1954 में स्थापित IIPA के 11,000 सदस्य हैं, जिनमें 100 विदेशी सदस्य भी शामिल हैं। एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए IIPA की 24 क्षेत्रीय शाखाएं हैं, वहीं 43 स्थानीय शाखाएं हैं, जो देश भर के लोक सेवकों, शिक्षाविदों और छात्रों को न केवल लोक प्रशासन के बारे में नवीन तकनीक और अन्य तरह के नवाचार की जानकारी देता है, बल्कि बेहतर गुड गवर्नेंस के जरिए किस तरह लोक प्रशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके, इसके बारे में शिक्षण, प्रशिक्षण और संवाद कराने का बेहतर कार्य भी करता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस को लेकर कांग्रेस ने राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि उसे बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करके यह आरोप लगाया। हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। और आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस के राजनीति करने के आरोपों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कानून की नजरों में कांग्रेस अपराधी है और इसीलिए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुझे राहुल गांधी जी पर हंसी आ रही है कि जिनकी पार्टी 60 साल सत्ता में रही, आज वो नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी? क्या वो कानून से ऊपर है? जब उनको नोटिस दिया जाए तो क्या उसमें नहीं आएंगे? और जब वो कोर्ट गए, एपीलेट ट्रिब्यूनल गए, सब जगह कांग्रेस पार्टी हारी है, सब जगह हारी है, इसलिए उनको डिमांड नोटिस निकला है। कानून की आंखों में कांग्रेस अपराधी है, कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए उनको कोई राहत भी नहीं मिली। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। शेखावत को लगातार तीसरी बार पार्टी ने जोधपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने नामांकन रैली कर को संबोधित किया और इस रैली में जोधपुर क्षेत्र के सभी विधायकों सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार से लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। केरल में कुल 20 सीटें हैं और भाजपा इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राज्य से उसके अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार।